Good morning to all the students of B.Ed first year, session 2019 to 2021, C2, Unit 4, Educational Thinkers, Paper 2, Lecture 16। क्वेश्चन फ्रॉबेल के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन पर जाने के पहले एक चीज हम आप लोगों को आज सूचना के तौर पर बता देना चाहते हैं कि आज के हिंदुस्तान पेपर के अनुसार आप लोगों की परीक्षा जून के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी आज का हिंदुस्तान आप लोग देखेंगे। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन पर। फ्रॉबेल के शैक्षिक विचारों का प्रतिपादन करें। 18वीं सदी के जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉबेल FWA फ्रॉबेल बाल शिक्षा जगत में विश्व प्रसिद्ध शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। 21 अप्रैल 1782 को जर्मनी के थुरिनियन वन के ओवरवाइच नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक पादरी थे और इनकी माता का देहांत इनके जन्म के 9 महीने के बाद ही हो गया। इनका पालन पोषण विमाता के द्वारा किया गया। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही अभावग्रस्त और कष्टों के बीच बीता। ये शुरू से ही अपने निवास स्थान के बगल में स्थित वनों में जाकर के पशु पक्षियों को देखा करते थे, जंगल में पेड़ों को देखा करते थे। तो शुरू से ही इनका प्रकृति से लगाव था। इन्होंने 1817 में किलहाउ नामक स्थान पर एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रखा गया। इसी विद्यालय में 9 वर्षों तक इन्होंने शिक्षा पर प्रयोग किए और इसके उपरांत शिक्षा सिद्धांत का निर्धारण किया। इसी के बाद 1837 में पुनः ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर एक विद्यालय खोला जिसे बाल उद्यान या किंडरगार्टन का नामकरण किया गया। किंडर का अर्थ होता है जर्मन भाषा में बालक। किड्स जो हम लोगों का इधर है अंग्रेजी में, तो जर्मन भाषा में होता है किंडर, मतलब बालक, बाल। और गार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है फुलवारी उद्यान, यानी बाल उद्यान। जीवन के अंतिम वर्षों में भी ये अंतिम क्षण में भी जब ये मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, इन्होंने देश के शिक्षकों को, विश्व के शिक्षकों को यह संदेश दिया, कम लेट अस लिव फॉर आवर चिल्ड्रन। आइए हम लोग अपने बच्चों के साथ जिए रहें। 70 वर्ष की आयु में 1882 में इनका निधन हो गया। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ होता है जिस प्रकार एक बीज में संपूर्ण पौधा छिपा रहता है, जिस प्रकार एक बीज में एक संपूर्ण वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक बालक में पूर्ण व्यक्ति छिपा रहता है। शिक्षा अपने उच्च स्तर पर विकास प्रक्रिया को जानना या अनुभव करना है। इनके अनुसार विद्यालय एक फुलवारी है, बालक सुकुमार पौधे हैं, शिक्षक एक माली है। यद्यपि सभी पौधे अपनी प्रकृति के अनुसार ही विकसित होते हैं, लेकिन
हर पौधे का अपना अलग स्वभाव होता है। गोभी के पौधे में गोभी के फूल ही खिलेंगे और गुलाब के पौधे में गुलाब के फूल ही खिलेंगे। लेकिन गोभी और गुलाब के फूल बहुत सुंदर हो, यह कुशल माली की देखरेख में ही संभव है। शिक्षा का उद्देश्य बालक के अंदर निहित आंतरिक शक्तियों का बाहर की ओर प्रकटीकरण है, बाहर की ओर विकास करना। एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपने आंतरिक गुणों को बाहर की ओर प्रकट करता है, बाहर देता है। दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता शिक्षा के लिए आवश्यक है। बालकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता शिक्षा के दरम्यान दी जानी चाहिए। तीसरा है बालकों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास। हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ए हेल्दी माइंड लाइज इन ए हेल्दी बॉडी। तो स्वस्थ बुद्धि होने के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क होने के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। जीवन और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करना। मानव जीवन कृत्रिम है, प्रकृति प्राकृतिक है, तो दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। आत्मा और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है बच्चों को, शिक्षा के द्वारा ही समझा है। आत्मा, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या क्या हमको करना चाहिए और फिर कार्य करने के बाद हमको कहाँ जाना है, और यह जो संसार जो है यह किस लिए है, इसका स्वरूप क्या है। आत्मा और सांसारिक आत्मिक एकता का ज्ञान करना है। संकल्प शक्ति का विकास करना है शिक्षा के द्वारा। बच्चों में संकल्प की भावना होनी चाहिए कि हमें यह काम करना है। इससे उनकी शिक्षा के द्वारा ही यह संभव है। शिक्षा में खेल पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, कला पर जोर दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के आर्ट्स वहां बनवाना चाहिए, पुष्प की आकृति, विभिन्न प्रकार के फलों की आकृति। इससे बच्चों में सृजनात्मकता की भावना होती है। खेल के माध्यम से बच्चे बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक विकास पर जोर, सामाजिक विकास बच्चों का होना चाहिए। बच्चे समूह में खेलेंगे, बच्चे समूह में खेलेंगे तो उनमें सामाजिक भावना का विकास होगा। बच्चे समूह में बैठ करके विभिन्न प्रकार की आकृतियों की रचना करेंगे। पाठ्यक्रम में है प्रकृति अध्ययन, धार्मिक निर्देशन, हस्त कौशल, गणित, भाषा, कला, बागवानी आदि विषयों की शिक्षा को इन्होंने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। इन सभी विषयों में एकता का संबंध होना चाहिए, सभी विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, जिसको गांधी जी ने कहा था सह संबंध का सिद्धांत, कोरिलेशन में। इनका कहना है कि जिस प्रकार वृक्ष की शाखाओं का संबंध, वृक्ष की शाखाओं का संबंध वृक्ष से होता है, उसी प्रकार ज्ञान के विभिन्न विषयों का संबंध ज्ञान से होता है। चाहे जितनी शाखाएं प्रशाखाएं वृक्ष की हो, लेकिन वे सीधे जुड़ी हुई हैं वृक्ष की जड़ से। उसी तरह ज्ञान के जो विभिन्न शाखाएं हैं, ये भी एक मूल ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। शिक्षण विधि को इन्होंने खेल विधि द्वारा शिक्षण पर अधिक जोर दिया। बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालना है, उन्हें खेल विधि से सहज ढंग से शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान करना है।
दूसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत। बच्चों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता शिक्षा के दौरान दी जानी चाहिए। उन पर किसी प्रकार का बोझ या दबाव नहीं डालना है। तीसरा है आत्मक्रिया का सिद्धांत। बच्चे अपने क्रिया करेंगे और सीखेंगे। इसी को गांधी जी ने कहा लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे क्रिया करेंगे और सीखेंगे। चौथा है सामाजिकता का सिद्धांत। बच्चे समूह में रहना सीखेंगे। बच्चे एक समाज में रह करके जब शिक्षा अर्जन करेंगे तो उनमें सामाजिकता की भावना विकसित होगी। अब आएंगे अनुशासन। इन्होंने दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया। दमनात्मक अनुशासन कहते हैं, आप लोग जानते हैं, बच्चों को प्रताड़ित करना, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। इन्होंने कहा कि दमनात्मक अनुशासन के स्थान पर आंतरिक अनुशासन पर जोर दें। आंतरिक अनुशासन, आत्मक्रिया और आत्मनियंत्रण के द्वारा आत्मानुशासन की वकालत इन्होंने की। प्रेम, सहयोग, नम्रता, आज्ञाकारिता, सहानुभूति आदि नैतिक गुणों का विकास करके आंतरिक अनुशासन स्थापित किया सकता है। अब है इसमें गुण। इसके गुण है कि सबसे पहला गुण है कि यह बाल केंद्रित शिक्षा है। दूसरा है कि बालक स्वयं करके सीखते हैं। तीसरा है कि रुचि का सिद्धांत और क्रिया के सिद्धांत का इसमें पालन किया जाता है। चौथा है कि स्कूलों में प्रेम, न्याय, स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व का वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा है कि इस पद्धति के द्वारा बालकों में रचनात्मक शक्ति का विकास किया जाता है। दोष इसका है, किंडरगार्टन पद्धति के दोष भी हैं। इस प्रणाली में बच्चों के आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है। किंडरगार्टन पाठशालाओं में उपहार जो दिए जाते हैं बच्चों को खेल के लिए, वे कृत्रिम आर्टिफिशियल प्रतीत होते हैं। तीसरा है फ्रोबेल द्वारा बनाए गए गीतों में ताल और लय का अभाव होता है। चौथा है इस प्रणाली में ज्ञान एवं क्रिया को एक इकाई में बांधने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। पांचवा है बालक उपहारों में ही ऐसे बंध जाते हैं कि उनमें स्वतंत्रता का आभास ही नहीं होता है। फिर भी इन गुण और दोषों का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आधुनिक शिक्षा जगत में फ्रोबेल की जो है किंडरगार्टन प्रणाली है बहुत महत्व रखती है, क्योंकि इसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे दरवाजे खोले जो इनके पूर्व के शिक्षकों ने नहीं खोले, शिक्षाविदों ने नहीं खोले। धन्यवाद।